हेलो फ्रेंड्स, देखिए पीडी जुलाई 2022 का ये जिस्ट है और हमारा करंट का 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली एक सीरीज चल रहा है जिसके माध्यम से हम अगस्त 2021 से ही आप लोगों को पीडी का जिस्ट सितंबर 2022 तक का प्रोवाइड करा रहे हैं। ये तो हो गई पीडीएफ की बात। वीडियो के माध्यम से भी हम मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 प्रश्न हर एक महीने से जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस 5 साल के प्रश्न पत्र को देखने के बाद, मैं आपको फिर से बता दूं, इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है, ये पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ये परीक्षा की डिमांड है बीपीएससी सिविल सर्विसेज की। और बीच बीच में जब हम बताते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में उन सभी प्रश्नों का हम जिक्र भी करते हैं वीडियो में जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस बार कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्न की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है 67th के री एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमारे जिस्ट से 67th बीपीएससी में भी काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं। 66th का हमारे पास जो जिस्ट था उससे हमने मैच करके भी दिखाया, वो भी प्रूफ वीडियो लिंक के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो पर जा करके भी देख सकते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी को। हम बहुत ज़्यादा बातचीत इस पर नहीं करेंगे, आइए हम सीधे इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है इस महीना का जुलाई 2022 का सबसे 67th री एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट, वो है जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों का पुनर्परिसीमन। इसमें केवल 2 ही प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो इस परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, देखिए लास्ट में यहाँ लिखा गया है 6 मार्च 2020 को हुआ था। और इसी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपी कब है, तो ये सौंपी है आपको 5 मई 2022 को और इसके अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। ये पहला पॉइंट हो गया, मतलब पहला में ही 3 बात आपको ध्यान रखना है। परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश थी ये रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि परिसीमन आयोग ने दिया क्या है रिकमेंडेशंस, तो वो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में जो 37 सीट हुआ करता था वहाँ, उसको बढ़ाकर उसने 43 किया है और कश्मीर के 46 सीट को बढ़ाकर 47 किया है। अब इसमें कुछ प्रावधान इन्होंने भारत सरकार को सुझाए हैं, अपने सुझाव दिए हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है। और संवैधानिक कुछ पहलू को हमने अपने हिसाब से ही लिखा है। हमने पहले ही बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ पीडी का जिस्ट नहीं होता है। अब जैसे परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 के तहत है, पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित हुआ था। परिसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार हो चुका है, 52, 63, 73 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सब पॉलिटी के प्रश्न है, करेंट कंटेंट के प्रश्न नहीं है ये। फिर भी हमने लिखा है राज्य के जो परिसीमन होते हैं उसका गठन आर्टिकल 170 के तहत होता है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो चीज़ें लिखी जाती हैं मेरे द्वारा वो हमारा खुद का नॉलेज भी इसमें शामिल किया जाता है, उसके बाद तैयार किया गया है जिस्ट को। तो ये चीज़ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही केवल तैयार किया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो एक योजना है अमृत सरोवर योजना, ये 24 अप्रैल 2022 आप सभी जानते हैं, इस दिन हमारे यहाँ पंचायती राज दिवस मनता है। उसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया और एक टारगेट दिया। टारगेट क्या है कि इसके तहत प्रत्येक जिले में, भारत के प्रत्येक जिले में 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाब जो है तैयार किए जाएँ, ऐसा टारगेट दिया है। इसके लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न बहुत हाईलाइटेड है, आप लोग कई बार इसको पढ़े भी होंगे। तमिलनाडु के देव साहेब पिल्लई को जो है उनके निधन के 270 साल बाद वहाँ संत का दर्जा दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो आईपीसी की धारा 124A है उस पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहस चली, जिसके बाद इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। कारण क्या थे वो यहाँ दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का जो है उसको घोषित कर दिया गया है, ये 52वां है। और बिहार में आपको ध्यान रखना है कि बिहार में केवल और केवल एक ही बाघ अभ्यारण्य है, वो है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। ठीक है, 1989-90 के आसपास इसको जो है मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 2 कैरिबियाई देश हैं जिसका नाम है जमैका और विंसेंट व ग्रेनाडिन्स। यहाँ पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और इस दोनों की राजधानी भी ध्यान रखना है आपको। थोड़ा मैप हमने यहाँ पर बना दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, या फिर आपके पास यदि ऑक्सफोर्ड या कोई और भी मैप हो तो देख लीजिएगा कि ये कहाँ पर है कैरिबियाई देश दोनों। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है प्रधानमंत्री की यात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने हाल ही में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस 3 देशों की यात्रा की थी 2 से 4 मई 2022 को। जर्मनी यात्रा का क्या कारण था, डेनमार्क जाने का क्या कारण था और फ्रांस जाने का क्या कारण था, वो सारा कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और धीरे से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद भारत और
नॉर्डिक की दूसरी शिखर वार्ता हुई, ये वहाँ जब गए थे तो उसी समय हुई थी। नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सभी हैं। और कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है इनकी ये शिखर वार्ता प्रथम शिखर वार्ता 2018 में स्टॉकहोम में हुई थी। अध्यक्षता जो है डेनमार्क, हाँ ये कोपेनहेगन में ही हुई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी की नेपाल यात्रा भी हुई, जैसा कि हमने पिछले मंथ के मैगजीन में आपको बताया कि नेपाल के पीएम की भारत यात्रा हुई थी, उसी प्रकार पीएम भी वहाँ गए थे, भारतीय पीएम। ये गए थे वैसे 2566वीं बुद्ध जयंती समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर मंदिर का भी इन्होंने वहाँ अवलोकन किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नाटो की सदस्यता के लिए 2 देशों ने, फिनलैंड और स्वीडन ने आवेदन दिए हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है, नाटो के महासचिव कौन है, ये ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी ध्यान रखेंगे। और टर्की के आपत्ति का क्या कारण था इस पर, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फोर्ब्स सूची है और विश्व के 10 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची है। इसमें प्रथम स्थान लियोनेल मेसी, फुटबॉल अर्जेंटीना का है, ये फुटबॉलर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी हो गया है। प्रेस दिवस 3 मई को हम लोग मनाते हैं, उसी के अवसर पर ये जारी हुआ है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और 180 देशों की सूची में भारत का इसमें 150वां स्थान है, ठीक है। हालांकि 2021 में भारत का स्थान इसमें 142वां था, तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं भारत में पत्रकारिता के स्तर को लेकर। पीएम मोदी की जापान यात्रा, ठीक है, 22 मई 2022 को हुई है। और ये जो है इनकी जो यात्रा है वो लगभग क्वाड शिखर सम्मेलन के कारण ही हुई थी वहाँ जाना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें एक समझौता जो 23 मई 1997 हुई, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था निवेश प्रोत्साहन को लेकर के, उस पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में हमने बताया कि पीएम मोदी का उसी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ जाना हुआ था, तो टोक्यो में ही ये इस बार संपन्न हुआ है। अब तक 4 बैठकें इसकी हुई हैं, चारों बैठक यहाँ दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम जो है एंथनी अल्बनीज़ बने हैं। इनके पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना है, लेबर पार्टी से हैं ये, ठीक है। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य में हम लोग देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आरबीआई का ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एफडीआई बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट हमने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 2021-22 में भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एफडीआई 83.57 अरब डॉलर, ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, ठीक है। मैं जहाँ कहीं भी लिखता हूँ तो वो रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है उस चीज़ को भी लिखता हूँ, और ये आपके मेंस में भी कोट करने के काम आएंगे। इसी तरह से आपको लिखने होते हैं, ऑथेंटिक डाटा ही देने होंगे आपको। इसमें जो है सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को देने वाला देश सिंगापुर, दूसरा अमेरिका और तीसरा मॉरिशस है। राज्यों को प्राप्त होने वाले एफडीआई में सबसे अधिक कर्नाटक के पास है, महाराष्ट्र और दिल्ली के पास तीसरा स्थान है इसमें, ठीक है। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई है इस बार दावोस स्विट्जरलैंड में ही जनरली होती है। इसमें जनरली देखा गया है कि शिष्टमंडल का, भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार पीयूष गोयल किए थे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये, तो ये ध्यान रखेंगे। भारतीय शिष्टमंडल के नेतृत्वकर्ता का नाम आपसे पूछा जा सकता है। 3 ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस, इस तीनों का पुनः परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है, 1 जून 2022 से शुरू किए गए हैं इसको, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ भी है IPEF को लेकर, ठीक है। ये क्या है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क है। ये बनाने की पहल टोक्यो में ही जो क्वाड सम्मेलन हुए हैं इस बार, वहीं पर लिया गया है। इसमें कुल 13 देश शामिल हैं, जिसमें 4 क्वाड देश हैं और 9 देश में, इसमें से 7 देश आसियान के हैं और 2 अन्य देश हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है डिटेल, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच, संयुक्त अरब अमीरात का ही नाम है, इसके बीच जो है CEPA यानी सीपा 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया है। सीपा है क्या, तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये, ठीक है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। 18 फरवरी 2022 को इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए थे और लागू जो है 1 मई 2022 से ये प्रभावी हो गया है, ठीक। सीपा भारत UAE के बीच लागू हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। निधि छिब्बर जो हैं
ये सीबीएसई की नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं, ध्यान रखेंगे। और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 15 मई को, ये भी ध्यान रखेंगे। टेड्रोस घेब्रेयेसस, इस बार कुछ नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा। WHO के महानिदेशक पुनः निर्वाचित हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अनिल बैजल का स्थान इन्होंने लिया है। और उसके आगे फिर मैं बता देता हूँ, अधीर रंजन चौधरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। गिरीश बापटा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। और संतोष कुमार गंगवार जो हैं लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 का, क्योंकि इसकी घोषणा जो है अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा तो की ही जाती है पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में, लेकिन इस बार इसमें क्या है कि 4 भारतीय पत्रकार को भी इसमें शामिल किया गया है। दानिश सिद्दीकी हैं, अदनान आविद हैं, सना इरशाद हैं और अमित दवे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि WHO के द्वारा दिया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड भारत की जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको, तो ये ध्यान रखेंगे। टेम्पल्टन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, 2022 का है, फ्रैंक विल्जेक को मिला है ये ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गीतांजलि श्री जो हैं भारतीय हैं, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। उपन्यास इनका है टॉम्ब ऑफ सेंड, अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल है, इसके बारे में हम चर्चा पिछले पीढ़ी में भी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब भी नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। महिलाओं T20 थॉमस कप, हाँ, इसमें देखिए थॉमस कप 2022 जो है, इसमें इसका विजेता भारत है और भारत पहली ही बार विजेता हुआ है। उप विजेता इंडोनेशिया है इसमें। उबेर कप 2022 का विजेता दक्षिण कोरिया है और उप विजेता इसका चीन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु को कांस्य पदक मिला है, संभव हो सके तो इसे भी थोड़ा आप ध्यान रखें। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पुरुषों का एशिया कप हॉकी 2022, इसका आयोजन जो है जकार्ता में हुआ है और भारत इसमें तीसरे यानी कांस्य पदक का दावेदारी रहा। विजेता इसमें दक्षिण कोरिया और उपविजेता मलेशिया और थर्ड स्थान जो है कांस्य पदक के साथ भारत का रहा है। उसके बाद आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है और लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स खेल ब्राज़ील में जो है हुआ है, ये कॉक्सियाज डो सूल में हुआ है, जगह का नाम है ये। और भारत का इसमें जो है 9वां स्थान है, ठीक है, और प्रथम स्थान पर इसमें यूक्रेन रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ICC इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट ही टॉपिक है, ICC 15/2022। इसका जो है डिटेल हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए। इस बार 10 टीम इसमें शामिल थी। IPL 14 और 15 दोनों एक साथ आपको पढ़ना है। 14 के बारे में हमने वीडियो में बता दिया है पहले ही, इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से। बस यहीं तक है, द एंड हो गया ये। थैंक यू।